हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं कुछ आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारे सवाल जो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा और जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्लास 10 के लिए है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्लास 10 में जो एनसीईआरटी किताब है उसमें आपका 5 चैप्टर है टोटल, उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, एक ग्वाले ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है ना। यह ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है। और दूसरा पार्ट है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि एथेनॉल को आप एथेनोइक अम्ल और इथिन में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। ये आपका केमिकल चेंज वाला हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है। इसके साथ ही इसका अभिक्रिया और अवक्षेप का नाम लिखना है तथा रंग भी आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट का जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पहले वाला जो आपका आंसर है वो आपको लिखना है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का जो प्रकृति होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और जब बेकिंग सोडा दूध में मिलाया जाता है तो दूध का प्रकृति भी कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि बेकिंग सोडा को मिलाने पर दूध का जो प्रकृति होगा हल्का क्षारीय हो जाता है, इससे जल्दी यह खटा हो जाता है यानी कि अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। यही कारण है कि ये जो होता है दूध को दही में बनने में अधिक समय लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। सेकेंड आपके पास था कि एथेनॉल से आपको बनाना है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाना है और फिर आपको एथेनॉल से एथिन बनाना है, ठीक है ना। तो दोनों का यहाँ पे देख लीजिए आपको किस प्रकार से कन्वर्जन करना है, यानी कि बदलाव कैसा यहाँ पे करना है इसमें, ठीक है ना। तो इसका देख लीजिए पहले वाले का कि एथेनॉल से आपको जब एथेनोइक अम्ल बदलना होगा, ये आपका इथेनॉल हो गया, ये आपका एथेनोइक हो गया, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल हो गया। ये आपका ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम लोग उपचयन भी कह सकते हैं यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके उपस्थिति में हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया कराने वाले हैं, ठीक है। तो एथेनॉल को किसके उपस्थिति में, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसके उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल बनेगा। ये आपका एथेनोइक अम्ल हो गया, ये आपका एथेनॉल हो गया, ठीक है। सेकेंड आप देख लीजिए यहाँ पे कि एथेनॉल से क्या बनाना है, एथिन बनाना है, ठीक है। एथिन यानी कि डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक है। एथिन अल्किन का ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो एथेनॉल को कितना टेम्परेचर पे, 443 केल्विन ताप पर यानी कि टेम्परेचर पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है ना। सांद्र का मतलब कंसंट्रेटेड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसके उपस्थिति में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, इथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, यहाँ पे एथिन बनेगा, ठीक है। निर्जलीकरण कहने का मतलब क्या है, जल की मात्रा उसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास कि जब बेरियम क्लोराइड का जो विलयन है उसमें सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपका बेरियम क्लोराइड यहाँ पे है, ये आपका बेरियम क्लोराइड हो गया, आपका सोडियम सल्फेट हो गया। तो दोनों का आपस में जब मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, ये हम लोग को यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट का क्या मिलेगा, अवक्षेप मिलता है, ये आपका अवक्षेप हो गया। और इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है, ठीक है, इसका रंग व्हाइट होता है। तो इसका अवक्षेप मिलेगा, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन। इसमें क्या हो रहा है, सोडियम जो है पहले सल्फेट के साथ, यहाँ पे सोडियम जो आपका क्लोरीन के साथ आ गया, यहाँ पे जो बेरिलियम है क्लोराइड के साथ, और यहाँ पे देखिए बेरिलियम आपका सल्फेट के साथ आ गया। तो आयन का एक्सचेंज हो गया, आयन का अदला बदली हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। आपको इतना आंसर लिखना है। चलिए 3 नंबर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप देख लीजिए, 4 के बाद हम लोग 4, 5, 6 सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग सारे पार्ट को हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो
ये देख लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे 5 है कि निम्न में से प्रत्येक कौन सा अम्ल है ना, यहाँ पे बोला कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे खट्टा दूध हो गया, इमली हो गया, ठीक है, खट्टा दूध के साथ क्या आपके पास इमली हो गया, ठीक है। इसका कैसे हम लोग यहाँ पे मतलब क्या इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सारा हम लोग को यहाँ पे बताना है। खट्टा दूध में, इमली में, संतरा वगैरह में, है ना। और उसके बाद यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर बताना है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण बताना है, ठीक है। तो इसका हम लोग कारण भी बताएंगे। तो आप एक एक करके यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का आंसर देखना शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास इसका आंसर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पहले देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका कि कार्बन और उसके यौगिक का जो दहन होता है, दहन का मतलब क्या होता है, जलना, है ना। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो जब इसका दहन होता है तो भारी मात्रा में क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा, हीट और लाइट निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि कार्बन का प्रयोग जो होता है ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो ज्वलन ताप होता है ना, इग्निशन टेम्परेचर, वो काफी अधिक होता है और इसका रख रखाव काफी आसान है। आसानी तरीका से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, यही कारण है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का कि हमें बताना है कौन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो 3 नंबर का आएगा, कोई भी 3 लिखेंगे तो चलेगा, जो दिया रहेगा, ठीक है। 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो आपको एनसीईआरटी में इसका टेबल दिया हुआ है, तो वहां से आप इसका टेबल ध्यान से स्टडी कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जैसे पूछ दिया जाएगा खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल, यानी कि फॉर्मिक अम्ल इसको कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ये आपका हो गया फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। मेथनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया आपका कौन किसका स्रोत होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है, ठीक है। दोनों में क्या क्या अंतर है। तो संतृप्त का मतलब होता है सेचुरेटेड, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। और असंतृप्त का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन के अणु के चारों आबंध क्या होता है, पूरी तरीका से बंधा हुआ होता है, किससे, एक एक बॉन्ड से बंधा हुआ होता है, एक बॉन्ड से, एकल बंधन से बंधा हुआ रहता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, ये सारे अल्केन का ग्रुप हो गया, ठीक है ना। इनको हम लोग अल्केन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, असंतृप्त। तो इसमें क्या होता है, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विआबंध या त्रिआबंध, मतलब डबल बॉन्ड, द्विआबंध का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और त्रिआबंध का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब द्विआबंध या त्रिआबंध से संतुष्ट होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए द्विआबंध वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किन कहेंगे, जबकि त्रिआबंध वाले को क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। और सबका जनरल फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो खैर उसके लिए अलग सवाल हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर अल्केन है तो CnH2n+2, अगर अल्किन है तो हो जाएगा CnH2n, अगर अल्काइन है तो CnH2n-2। ये आपका सामान्य सूत्र है अल्केन का, ये हो गया अल्किन का, ये आपका अल्काइन का, ठीक है। CnH2n+2, CnH2n, ये हो गया CnH2n-2, ठीक है ना। चलिए खैर यहाँ पे पूछा नहीं गया था, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 8 की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि अस्पतालों में भंगित अस्थियों को जोड़कर, है ना, बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नाम बताइए, उसका सूत्र लिखिए और इसको किस प्रकार बनाया जाता है, होने वाली अभिक्रिया का नाम भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका खाली स्थान को भरने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके पास है खाली स्थान को भरने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपसे जो पूछा गया है, यौगिक का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यौगिक का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2, अर्ध हाइड्रेट इसको कहते हैं या सेमी हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। इसका बनाने का विधि क्या है कि जब जिप्सम को, आपका देखिए जिप्सम हो गया,
ये आपका क्या है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 373 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग, केल्विन में है ना, केल्विन स्केल में जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो खाली स्थान हम लोग यहाँ पे भरेंगे। खाली स्थान कैसे भरेंगे, देख लीजिए यहाँ पे यौगिक का नाम दिया गया सबसे पहले, उसके बाद दिया उसका आयुपेशी नाम, उसके बाद दिया गया उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ है, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान देख पा रहे होंगे, खाली स्थान छोड़ा हुआ है, इसका आपको नाम बताना है। तो आपका क्या पहला यौगिक है यहाँ पे HCHO, इसमें कौन सा है, CHO लगा हुआ है तो अल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो हो जाएगा। ये आपका इथेनॉल है, तो इथेनॉल के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखते हैं, इथेनॉल के लिए लिखते हैं आप C2H5OH लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या भरना है खाली स्थान में वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए, आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भरना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए, तो पहला क्या हो गया, मिथेनॉल। पहला क्या हो गया यहाँ पे, मिथेनॉल या मिथेनॉल। ठीक है, तो उसमें क्या लगा है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा आपसे पूछा गया था यहाँ पे अल्कोहल था, तो अल्कोहल में OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा, या हो गया C2H5OH हो गया। तीसरा आपके पास क्या है, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरीन लगा हुआ है, या आपका हैलाइड ग्रुप हो गया यानी कि हैलोजन ग्रुप हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख लीजिए कि किसी दानेदार धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल के किसी रूप में अभिक्रिया कराई जाती है, तो पहला पार्ट है कि उत्सर्जित गैस का नाम बताइए। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कराना है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है। ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकलने वाला है हाइड्रोजन गैस। तो इसका अभिक्रिया भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि जिंक का जो है हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका जिंक सल्फेट, है ना, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा। तो बोला गया दानेदार धातु का नाम बताइए, तो यहाँ पे जिंक मैंने लिख दिया। संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है, तो यहाँ पे समीकरण भी हो गया। तो 3 पार्ट में आपको 3 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इसमें जो मैंने 3 नंबर के लिए 3 मार्क्स वाला जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं नोट्स शेयर किया है, 9 क्वेश्चन टोटल मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है आंसर के साथ, तो आप इसका प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी ये हेल्पफुल होगा और यहाँ से सवाल अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है, मकसद ये है कि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीका से होता रहेगा, बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा आ जाए। ठीक है ना, चलिए, बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है ना, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।